इस देश में कलाकारों की एक बहुत बड़ी फौज है। जैसे एक डॉक्टरों की फौज है जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं जाकर के फटते हैं, उन्हीं के सहयोगी हैं डॉक्टर जो अवैध धर्मांतरण करवाते हैं, और ऐसे कलाकारों की फौज जो उपद्रवियों को, दंगाइयों को बचाते हैं, उनकी पैरवी करते हैं और फिर कहते हैं कि देश का मुसलमान खतरे में है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मामला बहुत गंभीर है और मामला है संभल का। दर्शकों, संभल में जो हिंसा की सुनियोजित साजिश की गई थी, उसके बाद में पुलिस ने जो कार्रवाई की और तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और जो वहां के तत्कालीन कोतवाली के प्रभारी थे अनुज तोमर, कहा गया सीजेएम कोर्ट के द्वारा कि उन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए क्योंकि उन्होंने एक मासूम को गोली मार दी। वो मासूम जो पुलिस ने बताया ये आरोपी था, वहां साजिश में शामिल था, दंगों में शामिल था, उसको बताया जा रहा है कि वो मासूम था। उस दिन वो अपने ठेला लेकर के वहां सामान बेचने के लिए गया था। अभी आऊंगा, बताऊंगा कि पुलिस ने क्या बताया है। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है, चाहे वो सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर संभल के सांसद जी जियाउर रहमान बर्क जी हो, जो हिंसा से पहले ये कह रहे थे मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, संभल के मालिक हम हैं, देश के मालिक हम हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम देख लेंगे। खुलेआम धमकी दी गई। 22 नवंबर को हिंसा कब होती है? 24 नवंबर को। और यही सांसद जी अब ये कह रहे हैं कानून की जीत होती है, भले ही समय लग जाए लेकिन एक दिन न्याय जरूर मिलेगा, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन्हीं के सांसद हैं जो संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें जिहाद करना पड़ेगा। पहले जिहाद करने की धमकी देते हैं और फिर तुर्कमान गेट के पास में प्रशासन जब बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए जाता है 1 बजे, पत्थरबाजों के पास में वहां पर खड़े रहते हैं। क्या काम था? 1 बजे क्या करने गए थे पत्थरबाजों के पास? ठीक ऐसे ही संभल में वो पत्थरबाज तैयार थे प्रशासन पर हमला करने के लिए। जो इस्तेमाल किए गए हथियार वो विदेश में बने हुए थे। ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं ये, ऐसे ऐसे कलाकारों को बचाते हैं। जांच आयोग जो बनाया, न्यायिक जांच आयोग, उसने अपनी जांच पूरी कर ली। ये जितने भी पुलिसकर्मी थे उसमें शामिल सबके खिलाफ जो जो आरोप लगे थे उनकी जांच हो चुकी। वो 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के पास में है, लेकिन ये चले गए सीजेएम कोर्ट, वहां जाकर के याचिका दे दी। देखिए, ये गरीबों को जो वंचित हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? पुलिस क्या करे? दंगे ना रोके, उन दंगाइयों पर लठ ना बजाए। भीड़ जब उग्र हो रही थी, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रही थी, तो फिर आत्मरक्षा में क्या गोली ना चलाए? क्या करे? ये सवाल है दर्शकों, और ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ये देखिए अखिलेश यादव जी के क्या क्या बयान आए हैं। सबसे पहले जब ये खबर आती है एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा केस, संभल हिंसा में कोर्ट का बड़ा आदेश। इन्होंने ये चस्पा कर दिया। भला देखिए अब क्या होगा। क्रांति, आगे क्रांति तुरंत। फिर एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? इसके मायने समझिएगा दर्शकों, यह बहुत खतरनाक ट्वीट है। अब कोई बचाने नहीं आएगा,
अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। मतलब अनुज चौधरी का पहले इस्तेमाल किया और फिर उन पर यह आदेश दे दिया कि भाई साहब अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दो। इसके मायने समझिए दर्शकों, यह क्या है? कहने का मतलब यह है प्रशासन जो बताया जा रहा है शासन के द्वारा उसके अनुसार कार्रवाई ना करें, पुलिस वाले कार्रवाई ना करें, जैसा इनके शासन में होता था वैसे ही होता रहे। मुजफ्फरनगर जलता रहे तो जलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? नेताजी को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही तो होता था, आज नहीं होता है। पुलिस वाले दंगाइयों पर लठ बजाते हैं, दंगाई जूते चप्पल छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। कप्तान साहब इनाम रखते हैं, 500 रुपए दूंगा, आ जाइए, कम से कम पहचान करके अपने जूते चप्पल तो उठा करके ले जाइए, इनका हम क्या करेंगे। कोई नहीं जाता, इतने बड़े शेर हैं। और उनको बचाने के लिए ऐसे ऐसे कलाकारों की फौज वो एक्टिव हो जाती है। दर्शकों ये देखिए, और फिर जब कप्तान साहब ने कहा संभल के हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, मामले को लेकर के हाईकोर्ट में जाएंगे क्योंकि इसकी जांच पहले ही हो चुकी है, तब भाई साहब क्या कहते हैं? अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या? अब कहीं माननीय न्यायालय इसके खिलाफ भी कार्रवाई ना दे, सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं महंगा ना पड़ जाए। ये देखिए ना, इनके बयानों पर आप गौर कीजिए दर्शकों। पहले खबर बता दी, कह दिया देखिए अब तो ये नपेंगे, उसके बाद में कहा इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, भाजपा का यही काम है, पहले इस्तेमाल करते हैं फिर बर्बाद करते हैं। ठीक, और जब कप्तान साहब ने कहा एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो फिर उन पर भी सवाल उठा दिए। समझिए आप, ये जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं है दर्शकों। और उसके बाद में जो बयानबाजी है, जियाउर रहमान बर्क साहब सांसद जी, ये विधायक जी थे पहले, विधायक जी, और फिर बन गए ये सांसद जी। अब सुनिए सांसद जी की बात सुनिए। कानून से ऊपर कोई नहीं, ना वर्दी ना ओहदा। संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सीओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर यह एफआईआर दर्ज करने का सीजेएम कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है। यह आदेश साफ संदेश देता है, अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। ठीक है जी, एक और ये पार्ट 2 करके इन्होंने डाला हुआ है, आप देखिए, ये नंबर 1, ये नंबर 2। संभल हिंसा में जिन अधिकारियों ने कानून की सीमा लांघी है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, न्यायपालिका के जरिए इंसाफ जरूर मिलेगा। जुल्म के खिलाफ हक के लिए लड़ते रहेंगे, इंसाफ देर से सही मगर मिलेगा जरूर इंशाअल्लाह। ट्वीट कर दिया भाई साहब ने, जो कुछ बताना था बता दिया। कह रहा है देखिए हम तो पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं अभी बताऊंगा। देखिए दर्शकों, ये देखिए लड़ाई कैसी लड़ते हैं ये लोग। ये देखिए, हिंसा के समय बर्क ने दावा किया था कि वे शहर से बाहर थे, हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि हिंसा एक साजिश के तहत हुई और पुलिस ने झूठ बोला। उन्होंने कहा पुलिस झूठ बोल रही है, साजिश के तहत संभल में हिंसा हुई, वहां जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये बकौल सांसद जी। लेकिन बर्क ने हिंसा को पूर्व नियोजित हमला बताया, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया, पुलिस की कार्रवाई को अत्याचार करार दिया। सर्वे से पहले 22 नवंबर 2024 को दिए एक भाषण में उन्होंने काफी भड़काऊ बयान दिए थे, जैसे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं, मस्जिद थी, है, कयामत तक रहेगी। अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, यहां ऐसा नहीं होने देंगे। ये क्या है? वो किसके आदेश पर कार्रवाई हो रही थी? मस्जिद थी, है, कयामत तक रहेगी। जो अयोध्या में हुआ यहां पर नहीं होने देंगे। क्या संदेश था? वहां के लोगों को आप क्या संदेश दे रहे थे? क्या होना था? दर्शकों, कुछ छोटी बात नहीं है। बाद में जांच के दौरान एसआईटी पूछताछ और न्यायिक आयोग में बर्क ने आरोपों से इंकार किया, कहा कि उनका नाम गलत तरीके से घसीटा गया है। उन्होंने जांच में सहयोग करने की बात कही, कहा कि मैं कानून पर भरोसा करता हूं। ओके, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं दर्शकों कि इन्होंने ऐसा बयान दिया था। ये देखिए उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है। ये देखिए 22 नवंबर 2024 की मीडिया रिपोर्ट है जी न्यूज की। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान, सीधी चुनौती।
ये यूपी के संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम। संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान। वही बोले, सर्वे की इतनी जल्दी क्या थी? मस्जिद थी, है, मस्जिद रहेगी, हम इस देश के मालिक हैं। ये क्या है? क्या है ये? इन बातों का क्या मतलब होता है? वो जो भीड़ वहां पर थी, उस पर क्या संदेश जाता है उन लोगों के ऊपर? वो क्या समझेंगे? और देखिए, हमारे सांसद जी जो कह रहे हैं, हमने तो इनको वोट देकर के सांसद बनाया है, पहले विधायक बनाया था, अब सांसद बना दिया। जो कुछ सांसद जी कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, हम इनके साथ में हैं, जो ये कहेंगे हम वही कर देंगे। यही तो होता है, यही तो होता आया है। दर्शकों, ये देखिए, उस समय लोगों ने सवाल उठाए। ये ट्वीट है, एक कोई यूजर है, उन्होंने किया था नवंबर 24, 2024 को। संभल हिंसा में पीछे क्या सिर्फ मस्जिद का सर्वे कारण है? क्या कुंदरकी की हार के बाद अपनी सियासत बचाने के लिए संभल को आग में झोंका गया? नमाज के बाद बंद कमरे में जियाउर रहमान ने क्या प्लान किया? तुरंत दिल्ली क्यों निकले? संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क की भूमिका बेहद संदिग्ध है। ये कुंदरकी से विधायक थे, जहां उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई। उसके बाद में 22 नवंबर को वो भड़काऊ भाषण दिया गया। 24 नवंबर को जब सर्वे करने टीम वहां पर पहुंची, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, पत्थरबाजी की गई। दंगे करने की सुनियोजित साजिश थी, ताकि बताया जाए ये सब बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के नेता करवा रहे हैं। क्या लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है? सब मूर्ख हैं। समझने की शक्ति केवल आप ही के भीतर है। आप ही इस देश के मालिक हैं। आप तो कह रहे हैं मालिक हैं, संभल के मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं। और सब लोग क्या करते हैं? वो रोटी नहीं खाते हैं। और दर्शकों, ये खेल जो है, ये खेल सबको पता है। इसीलिए जो कप्तान साहब हैं, उन्होंने मना कर दिया है, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यही मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। उन्होंने कहा आदेश अवैध है, मामले में न्यायिक जांच पहले हो चुकी है, रिपोर्ट में पुलिस एक्शन को सही माना गया है। एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर नहीं होगी। कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट में हम भी जाएंगे। लड़िए लड़िए। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। एक मीडिया रिपोर्ट, यह जागरण की रिपोर्ट है, इसमें देखिए क्या छपा हुआ है, समझिएगा। पुलिस के पास नहीं होती 32 बोर की पिस्टल, फिर आलम को गोली किसने मारी? संभल हिंसा का अनसुलझा सच। यह देखिए, जिस युवक आलम को गोली मारकर घायल करने के मामले में एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों, कहीं 20 बताया जा रहा है, कहीं 12 बताया जा रहा है, देखिए इसमें 20 छपा है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश न्यायालय द्वारा किए गए हैं। वो युवक संभल हिंसा में शामिल था। पुलिस की जांच में उसका नाम प्रकाश में भी आया था। पुलिस का दावा है कि उसकी अभी भी तलाश की जा रही है। आगे पढ़िए। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि आखिर हिंसा वाले दिन जब एरिया में नाकाबंदी थी, तो फिर वो अपना ठेला लेकर कैसे पहुंच गया? एसआईटी के प्रभारी एवं सीओ कुलदीप सिंह ने बताया, 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में नखासा थाना क्षेत्र के अंजुमन तिराहे के पास रहने वाला आलम भी उसमें शामिल था। और जब नाकाबंदी थी, आप मुझे बताइए, वो ठेला लेकर के वहां अपना सामान बेचने के लिए कैसे चला गया जहां हिंसा हो रही थी? देखिए दर्शकों, कोई भी इंसान हो, अब पता है कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, क्या वो जानबूझकर वहां पर जाएगा? उसको पता है कि वहां क्या हो सकता है, पुलिस मना कर रही है, लेकिन माहौल ऐसे ही बनाया जाता है। माहौल, उसका नाम अपराध संख्या 333/24 की प्राथमिकी में शामिल है और फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। आलम हिंसा के दौरान सक्रिय रूप से मौजूद था, बाद में उसका नाम जांच में सामने आया। दूसरा सवाल यह भी, सुबह जामा मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे कार्य चल रहा था। सर्वे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नखासा तिराहा, टंडन तिराहा, डाकखाना रोड, जामा मस्जिद की ओर जाने वाले मार्ग और मनोकामना रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया था। फिर यह युवक
रस्क और बिस्कुट बेचने के लिए अपना ठेला लेकर कैसे वहां पर पहुंच गया। फिर मौके पर कोई ठेला बरामद भी नहीं हुआ था। बताइए ना, ये सवाल है दर्शकों, ये सवाल क्यों ना पूछे जाएंगे ये। और अब तक की जांच में सामने आया है कि कैसे मान लिया जाए कि उसको पुलिस ने गोली मारी है। खास बात यह है कि आलम को जो गोली लगी है वो 32 बोर की है। 32 बोर के कारतूस का उपयोग तमंचे, रिवॉल्वर, पिस्टल में होता है, जबकि पुलिस के पास 32 बोर की सरकारी पिस्टल होती ही नहीं है। क्या तमाशा बना रखा है ये, क्या चल रहा देश में, जिसका जो मना रहा वो कह दे रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दर्शकों समझिए, जो मुसलमान भी देख रहे हैं वीडियो को, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये राजनेता हैं, इन्हें केवल राजनीति करनी है, ये केवल इस्तेमाल करते हैं भीड़ का, कोई बचाने नहीं आएगा। केवल बयानबाजी करेंगे सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने आकर के लोगों को मूर्ख बनाएंगे, केवल यही काम करेंगे, यही करते आए हैं। वो कोई भी हो, वो चाहे मौलानाओं की फौज हो, डॉक्टरों की फौज हो, या फिर ऐसे कलाकारों की फौज हो, ये वही काम करती है। वो कह रहे थे ना मौलाना वहां अल फला यूनिवर्सिटी में जब वो डॉक्टर फटे थे, तो फिर कह रहे थे ना, जब उसके वाइस चांसलर पर कार्रवाई हुई, न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है, ब्रिटेन में बन सकता है, लेकिन भारत में कोई मुसलमान वाइस चांसलर नहीं बन सकता। बनता है तो फिर उसको जेल में डालते हैं। अरे जब ऐसे काम करोगे तो फिर जेल में नहीं जाओगे तो क्या माला पहना के आपको ठेले पे घुमाया जाएगा? वो तो ब्रेड बेचने के लिए गया वहां पर। अब आप बताइए, वो ठेले में क्या उसको खड़ा करके ऐसे आरोपियों को माला पहनाए घुमाए पूरे बाजार में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घुमाए ऐसे लोगों को? अपराधी अपराधी है, वो किसी भी जात का हो, वो किसी मत मजहब का हो, लेकिन माहौल बनाया जाता है। ये भाई साहब जो हैं, ये देखिए ना दर्शकों, ये बिजली चोर भी हैं। ये सांसद जी पर ये आरोप लगे। ये संभल से सपा सांसद बर्क पर 1,91,00,000 का जुर्माना, बिजली चोरी के आरोप में कार्रवाई। सांसद बर्क पर बिजली चोरी का मामला, हाईकोर्ट ने 6 लाख जमा कर कनेक्शन जोड़ने का दिया आदेश। ये देखिए ना, ये देखिए, समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास 2 किलोवाट का कनेक्शन बताया जा रहा है, जबकि लोड 16.5 किलोवाट का है। बताइए, सांसद हैं, बिजली चोरी करते हैं, क्या है ये समस्या? देखिए कितनी गंभीर समस्या है। ये मामला तब खुला दर्शकों जब नाम सामने आया आरोपों में। ये पुलिस कुछ भी करे, पुलिस वहां चौकी बनाए, इन्हें दिक्कत, पुलिस वहां एटीएस यूनिट की स्थापना करे, इन्हें तब दिक्कत, इन्हें हर अच्छे काम से दिक्कत है। वो गलत नहीं कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये पप्पू टप्पू अप्पू हैं, कुछ भी अच्छा होगा ये नहीं देख सकते, ये नहीं सुन सकते, ये नहीं बोल सकते। संभल में एटीएस सेंटर के फैसले पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान, कहा मुसलमान आतंकी नहीं होता। ये सपा सांसद बर्क बोले मुसलमान आतंकी नहीं, संभल को एटीएस की जरूरत नहीं। ये संभल के बाशिंदों को एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान कोई आतंकी नहीं है, और जो आतंकी है वो मुसलमान नहीं हो सकते। देखिए ना, वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, वो क्या थे? वो पहलगाम में जिन लोगों ने ये पूछ कर मारा आपका धर्म क्या है, वो कौन थे? यहां संभल में ये पत्थरबाज कौन थे? बरेली में वो पत्थरबाज कौन थे? तुर्कमान गेट दिल्ली में वहां पत्थरबाज कौन थे? कौन पूछे सवाल? सवाल पूछते हैं तो कहते हैं देखिए तुम तो बंटवारा कर रहे हो, देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हो। दर्शकों मैं फिर कह रहा हूं, इन लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपका इस्तेमाल करते हैं। मैं संभल में एटीएस की मुखालफत करता हूं, विरोध करता हूं। सरकार एटीएस की जगह संभल में कोई अच्छी चीज जैसे विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, उद्योग वगैरह खोले। अरे भाई साहब, अपराध नहीं होंगे तभी तो कुछ और चीज खुलेगी। पहले तो जो वहां अपराध हुए इसका उत्तर किसी के पास में है। वहां 45% हिंदू रहते थे, आज 15 से 20% बचे हैं। वो क्या कारण थे?
लोगों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? वो क्या कारण थे? जब ये संभल में हिंसा की साजिश हुई, उसके बाद में कार्रवाई हुई, वहां रातों रात मंदिर कैसे आ गए, वहां वो कुएं कैसे मिल रहे थे, इस पर कोई चर्चा ना करे। और यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की जिन लोगों ने संभल में अत्याचार किया था, जिन लोगों ने संभल के साथ में पाप किया था, उनको उस पापों की सजा जरूर मिलेगी। विकास से वंचित किया था, कोई विकास की बात नहीं करता। कितना काम हुआ था संभल में, अब कितना हो रहा है, जाइए जाकर के डेटा चेक कर लीजिए। इसलिए लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये न्यूज वाले कुछ भी लिख देते हैं, हम मान भी लेते हैं। संभल पुलिस ने यह स्पष्ट किया है, इसकी न्यायिक जांच हो चुकी है, एफआईआर नहीं किया जाएगा। इस आदेश को अपर न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। न्यूज वाले मामले को सनसनीखेज बनाते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी मामले की न्यायिक जांच हो चुकी है, अगर लोअर कोर्ट उस न्यायिक जांच के फैक्ट फाइंडिंग के खिलाफ फैसला देता है, पुलिस को यह अधिकार है वो न्यायिक जांच के फैक्ट फाइंडिंग को सच माने, लोअर कोर्ट के आदेश को ना माने, साथ ही लोअर कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे। इसलिए अनुज चौधरी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जिसको जितनी छाती पीटनी है पीटते रहिए, कानून कानून के हिसाब से चलेगा, किसी के कहे अनुसार नहीं चलेगा। दर्शकों, मन में आया हम ये चाहते हैं तो हम ये कर देंगे, चाहते तो हर कोई है, चाहते तो ये समाजवादी पार्टी वाले थे कुंदरकी की विधानसभा सीट जीत जाएं, वहां बीजेपी जीत गई, इसीलिए ये ड्रामेबाजी हुई। वहां पर ये समझने की जरूरत है, जो विधायक जी थे वो सांसद बन गए, सीट खाली हुई, चुनाव हुए, चुनाव में जीत गई बीजेपी, तो फिर अरे ये तो यहां तो 60% 70% मुसलमान रहते हैं, यहां बीजेपी कैसे जीत सकती है? अरे क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता? वो क्या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार की, उसके हिस्सेदारी उनके पास में नहीं है क्या? उसमें भागीदारी नहीं है क्या? सरकार घर बनवाती है तो मुसलमानों के घर नहीं बनवा रही है क्या? सिलेंडर फ्री में दे रही है तो मुसलमानों को नहीं दे रही है क्या? अगर आयुष्मान कार्ड योजना उसके तहत इलाज दिया जा रहा है तो क्या मुसलमान उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं क्या? तो मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे सकता? ये समझ दर्शकों समझना चाहिए। लोग आएंगे, मूर्ख बनाएंगे। ये कलाकारों की फौज है, जैसे वो टीवी वाले कलाकार होते हैं, वो पर्दे पे आकर के रोते हैं, हंसते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनकी लाइफ कुछ अलग होती है। ठीक ऐसे ही ये राजनेताओं की फौज है, ये भी कलाकार हैं। ये आपके सामने आकर के कुछ कहेंगे, पीछे कुछ कहेंगे, इनके चक्करों में नहीं पड़ना। दर्शकों, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, एक तो ये डॉक्टर सफेद कोट वाले जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, खतरनाक आदमी है, और ये राजनेता भी खतरनाक हैं, इनके भी चक्करों में नहीं पड़ना है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।